सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। अबे सनी, तेरे कहने पे मैंने स्कूल तो बंक कर दिया है, लेकिन मुझे डर बड़ा लग रहा है यार। अरे यार, कितना डरता है? फिल्म ही तो देखने आए हैं, कोई लफड़ा थोड़ी करने आए। भाई भाई थोड़ा हटना यार। भाई भैया साइड देना यार। भैया 2 शोले फिल्म की टिकट इधर भी देना। उफ, चलो मिली गई टिकट। यार सनी, ये भीड़ कुछ ज्यादा नहीं है? एक हफ्ते पहले तक तो सिनेमाघर खाली पड़े थे। सब गब्बर का खेल है भाई, अंदर चल, सब पता चल जाएगा। ए छोटे, इधर आ, इधर टिकट दिखा, टिकट इधर ऊपर से दाएं जा और दूसरी और तीसरी सीट है। ओए फिल्म चालू कर भाई, टाइम हो गया है। गब्बर सिंह आ गया रे, गब्बर आ गया। तीनों बच गए। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज नामी गिरामी में कहानी मशहूर अभिनेता अमजद खान की, जिन्हें आप गब्बर सिंह के नाम से भी जानते हैं। भारतीय सिनेमा की उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन कुछ किरदार स्थायी रह गए जिसने हमारे दिमागों पर छवि उकेर रखी है। इसी में एक नाम आता है डाकू गब्बर सिंह का, जिसके रोल को अमजद खान ने निभाया था। लेकिन जीवन के शुरुआती साल उनके लिए गुलजार नहीं थे, क्योंकि महज 7 साल की उम्र में ही उन्हें पेशावर का अपना घर छोड़ बंबई आना पड़ा था। वजह भारत पाकिस्तान का विभाजन। द लल्लन टॉप में सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी बताते हैं। बॉम्बे में ही उनकी परवरिश और सब कुछ बॉम्बे की ही थी, और फिल्मी बैकग्राउंड था, माहौल घर में पूरा फिल्मी था। उनके पिता के दोस्त, सब जितने भी बड़े एक्टर्स थे सब उनके पिता के दोस्त थे, उनसे मिलना होता था। फिल्म सेट्स पे भी अमजद जाते थे। इसी कारण से बाल भूमिकाओं में भी कुछ फिल्में उन्होंने की थी। तो ऐसा उनका जीवन था। बाद में उन्होंने थिएटर वगैरह भी किया था कॉलेज के टाइम में। विभाजन के दुख से उबर रहे भारत के लिए सिनेमा मरहम का काम कर रहा था। लोग इसे मनोरंजन के साधन के रूप में अपना रहे थे। इन दिनों दिलीप कुमार, देवानंद, प्राण जैसे कलाकार भी बंबई में नाम कमाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। अमजद के पिता जकारिया खान उर्फ जयंत भी इनमें से ही एक थे। पेशावर में कलाकार रहे जयंत बंबई में भी अपनी खोई छवि तलाश कर रहे थे। काम भी जल्द मिलने लगा। अमजद तब स्कूल जाने लगे थे और थिएटर की तरफ उनकी रुचि भी बढ़ने लगी थी। इन्हीं सब के बीच जयंत के जीवन ने अचानक से पलटी मारी। मधुबाला स्टारर फिल्म परदेस ने फिल्मी पर्दे पर धमाल मचा दिया। जयंत इसके अहम किरदार थे। रातों रात जयंत शोहरत की बुलंदियों पर थे। 1 साल बाद डायरेक्टर एम सिद्दीक मधुबाला के साथ एक और फिल्म शुरू कर रहे थे, नाज़नीन। इसी सिलसिले में उन्होंने जयंत को बुलावा भेजा और बोले, जयंत, मधुबाला के साथ एक फिल्म शुरू करने वाला हूं, चाहता हूं कि तुम भी उस फिल्म का हिस्सा बनो, और हाँ, कोई चाइल्ड आर्टिस्ट हो तो बताना। दरअसल इस फिल्म में ना एक छोटा सा रोल है जिसके लिए मुझे चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी। जयंत ने हामी भरी और वहां से निकल गए। घर पहुंचे तो देखा अमजद किसी नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने अमजद को बुलाया और बोले, किस प्ले की प्रैक्टिस कर रहे हो? अब्बू, कुछ दिनों में ही एक परफॉर्मेंस होने वाली है स्कूल में, मुझे लीड रोल दिया गया है, बस उसी की प्रैक्टिस चल रही है। जयंत के मन में तभी कुछ सूझा और बोले, अच्छा चलो, ये प्ले वगैरह तो होता रहेगा, ये बताओ अपने अब्बू के साथ काम करोगे? जयंत की ये बात अमजद को समझ नहीं आई। जयंत ने भी ज्यादा कुछ कहा नहीं और अगली सुबह अमजद को लेकर डायरेक्टर एम सिद्दीक के पास पहुंच गए और बोले, सिद्दीक साहब, ये मेरा बेटा है अमजद, स्कूल में प्ले करता है, अगर आप चाहें तो इसे अपनी नई फिल्म में कास्ट कर सकते हैं।
सिद्दीक साहब भी जयंत की सलाह पर विचारने लगे। अमजद का ऑडिशन हुआ और फिर बात पक्की हो गई। अमजद हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू करने वाले थे। फिल्म थी नाज़नीन। इस फिल्म के बाद अमजद के करियर पर एक लंबा गैप रहा। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म की, अब दिल्ली दूर नहीं, गजेंद्र सिंह भाटी। बहुत ज़्यादा एम्बिशियसली कोई एक्टिंग बचपन में उनको नहीं आती थी। बस ये है कि चूंकि उनकी फिल्म में उनके पिताजी जिस फिल्म में काम करते थे उसी फिल्म में उनको भी छोटा सा रोल मिल जाता था। क्रेडिट्स 3-4 ऐसी फिल्मों के मिलते हैं, जैसे किशोर कुमार की एक फिल्म थी 4 पैसे 1955 में आई थी, उसमें वो थे। बहुत सरसरी तौर पर आप देखेंगे तो आपको मिलते नहीं, आपको खोजना पड़ेगा, पर उनका नाम क्रेडिट में आता है। और फिर 57 में राज कपूर ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी अब दिल्ली दूर नहीं, उसके अंदर वो नज़र आए थे, बच्चों के बीच में बैठे नज़र आते हैं भोले से, और वो कैमरे के सामने कैसे रिएक्ट करना वो ऑलमोस्ट सीख ही रहे थे। कुल मिलाकर उनके पिता उस समय उनको जयंत सिखा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, फिल्मों का एक्सपोजर, सेट का एक्सपोजर करवा रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया था। और फिर उन्होंने के आसिफ को असिस्ट किया था लव एंड गॉड नाम की एक फिल्म में 1960 के दशक में। और फिर ये फिल्म बहुत बाद में रिलीज़ हुई थी, के आसिफ की डेथ हो गई थी उसके बहुत बरस बाद में। शोले से पहले उन्होंने एक जो प्रमुख रोल किया था, जो एक तरीके से मैच्योर होने के बाद उनका एक विजिबल रोल था, वो 1973 में एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान की कसम। उसमें बहुत सारे सितारे थे, राजकुमार थे और बड़े बड़े स्टार्स थे, बलराज साहनी थे। उसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी पायलट का छोटा सा रोल निभाया था, और उसके जस्ट बाद फिर शोले भी आ गई थी। फिल्मों में साइड कलाकार का रोल निभा रहे अमजद खान धीरे धीरे सिनेमा जगत में अपने पैर पसारने लगे थे। तब दौर रोमांटिक सिनेमा का था, लेकिन इससे उलट सलीम जावेद की जोड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर एक दिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी के पास पहुंच गए। कहानी रमेश साहब को पसंद आई, लेकिन लीड रोल में किसे कास्ट किया जाए समझ नहीं आ रहा था। तभी सलीम जावेद ने अमिताभ और धर्मेंद्र के नाम की पेशकश की। दोनों तब उभरते हुए कलाकार थे। सहमति बन गई, लेकिन अभी मामला पूरी तरीके से सुलटा नहीं था, क्योंकि फिल्म के विलन के लिए किसी दमदार कलाकार की जरूरत थी। रमेश साहब के मन में डैनी का नाम आया। उन्होंने उनसे संपर्क किया। पता चला कि वो फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में व्यस्त है। रमेश साहब का संदेशा मिला तो डैनी भी उनसे मिलने पहुंचे। रमेश साहब ने कहा, डैनी, सलीम जावेद ने ना एक फिल्म लिखी है, मैं चाह रहा था कि इस फिल्म में डाकू का जो किरदार है तुम करो। डैनी सोच में पड़ गए और बोले, रमेश जी, मुझे आपको ना कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अभी मैं मेरी फिल्म धर्मात्मा में व्यस्त हूँ। दूसरी फिल्मों को भी पहले वक्त दे रखा है, तो इससे तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। डैनी का ये जवाब सुनकर सिप्पी साहब रुआसे से हो गए, लेकिन तभी सलीम बोल पड़े, सिप्पी साहब, मेरे पास एक लड़का है, सालों पहले मैंने उसका एक प्ले देखा था, मुझे लगता है कि वो इस किरदार को निभा ले जाएगा। आप कहें तो मैं ऑडिशन के लिए उसे चिट्ठी भिजवाता हूँ। रमेश सिप्पी ने इस बात पर हामी भर दी। इन सब से बेखबर अमजद खान बंबई के एक अस्पताल में अपनी पत्नी शैला खान की देखरेख में लगे थे। शैला बच्चे को जन्म देने वाली थी। इसी सब के बीच एक चिट्ठी अमजद खान के पास आई। लिखा था, रमेश सिप्पी अपनी नई फिल्म के लिए आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं। अमजद के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन अपनी पत्नी को वो इस हाल में छोड़कर भी नहीं जाना चाहते थे। शैला को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, आप जाएं, मेरी देखभाल के लिए लोग हैं। ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है आपको, इसे छोड़े नहीं। शैला के कहने पर अमजद रमेश सिप्पी के दफ्तर के लिए रवाना हुए। रमेश, सलीम और जावेद एक साथ ही बैठे थे। अमजद ने अपना परिचय दिया और ऑडिशन देने लगे। 2 डायलॉग सुनते ही रमेश अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, अमजद, तुम मेरी फिल्म के विलन हो, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह के किरदार के लिए अमजद चुन तो लिए गए थे, लेकिन शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही ऐसी घटना हुई जिसने अमजद के किरदार पर ही सवाल खड़े कर दिए। आज तक रेडियो में हमारे साथी कुलदीप मिश्र बताते हैं। देखिए, अमजद खान की आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि अच्छी आवाज़ के मायने, उसके पैरामीटर्स बहुत अलग हुआ करते थे। तो अमजद खान को गब्बर के रोल के लिए एक तरह से साइन कर लिया गया था, चुन लिया गया था, पर उस फिल्म से जुड़े हुए जो लोग थे उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें अमजद की आवाज़ उस रोल के हिसाब से, गब्बर के रोल के हिसाब से बहुत फिट नहीं लग रही थी। उन्हें लगता था कि गब्बर के लिए थोड़ी सी एक विलेन के अंदाज वाली, थोड़ी सी एक ज़्यादा बुलंद या कहीं कि अधिक कर्कश, उस तरह की एक आवाज़ की ज़रूरत है जिससे विलेन की फील आए। तो ये
सलीम जावेद तक ये बात पहुंची जिन्होंने ये फिल्म लिखी और उन्हें भी ये बात सही लगी। तो आगे क्या किया जाए इस पसोपेश में वो ये सवाल लेकर के फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी के पास पहुंचे और उनको बताया कि भाई गब्बर के लिए अमजद की जगह किसी और कलाकार को शायद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आवाज़ पर सब लोग कंफ्यूज हैं कि क्राई नहीं हो पा रही कि आवाज़ ठीक है नहीं। तो रमेश सिप्पी लेकिन अड़ गए, वो इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा नहीं, अमजद की आवाज़ एकदम ठीक है, और उन्होंने अमजद खान को गब्बर के रोल के लिए बदलने से इनकार कर दिया। और इस तरह अमजद खान शोले फिल्म में बने रहे, गब्बर का रोल उन्हें मिला और जो कमाल उन्होंने किया वो तो सब जानते ही हैं। 15 अगस्त 1975 को शोले सिनेमाघरों में उतरी, लेकिन 3 दिनों तक सिनेमाघर खाली पड़े रहे। रमेश ने अपनी फिल्म को फ्लॉप करार दे दिया था, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। गब्बर सिंह के किरदार ने लोगों को सिनेमाघरों तक खींचना शुरू कर दिया। जिस आवाज पर सवाल किए जा रहे थे, दर्शक उस आवाज के दीवाने हो गए। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। गब्बर सिंह के डायलॉग्स के कैसेट्स निकलने लगे। पहली बार अमजद खान को किसी बिस्किट ब्रांड ने ऐड के लिए साइन किया, जिसका टैगलाइन था गब्बर सिंह की असली पसंद। अमजद का किरदार हिंदी सिनेमा के लिए क्रांति था, जिसने सिनेमा की कई परिभाषाओं को बदल कर रख दिया। गजेंद्र सिंह भाटी। पूरी तरीके से ड्रास्टिकली उनकी लाइफ बदल गई थी, क्योंकि आप याद करें कि शोले जिस दिन उन्होंने साइन की थी उसी दिन उनके बेटे का जन्म हुआ था, शादाब का। और स्थिति ये थी कि उनके पास अपनी बीवी को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के पैसे नहीं थे और उन्होंने चेतन आनंद से पैसे मांगे 400 रुपये और वाइफ को डिस्चार्ज करवाया था। तो ये उनकी माली हालत थी। ये अजीब इत्तेफाक था कि फिर 1991 में भी शोले की एक पैरोडी बनी थी, रामगढ़ के शोले, उसमें भी अमजद खान ने काम किया था और उसमें भी उन्होंने गब्बर का ही रोल किया था। लेकिन अमजद खान की जिन फिल्मों को हमेशा इग्नोर किया जाता है या जो याद नहीं किया जाता, वो उनकी जो कलात्मक फिल्में थी। जैसे गिरीश कर्नाड की उत्सव नाम की उन्होंने फिल्म की थी, उसमें उन्होंने वात्स्यायन का रोल किया था जिन्होंने कामसूत्र की रचना की थी। सत्यजीत रे जैसे महान वर्ल्ड सिनेमा के फिल्म मेकर के साथ काम किया था। शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने वाजिद अली शाह का रोल किया था। उसमें गुलजार की एक बहुत ही छोटी सी लिटिल जेम है मीरा, उसमें अकबर का रोल उन्होंने किया था। चमेली की शादी तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, अनिल कपूर वगैरह थे उसमें, जिसमें उन्होंने एक वकील का रोल किया था। बासु चटर्जी ने डायरेक्ट की थी। और जो उनकी लाइफ की सबसे आखिरी फिल्म सी मानी जाती है रुदाली, जिसमें उन्होंने एक ठाकुर का रोल किया था जिसकी डेथ होने वाली है, लेकिन उसको ये लगता है कि डेथ होने के बाद परिवार वाले रोएंगे नहीं, तो वो फिर रुदाली को बुलाता है। रुदाली मतलब रोने वाली महिलाएं। और रुदाली को नेशनल अवार्ड भी मिला था परहैप्स, और के लिए भारत की तरफ से भेजी भी गई थी। अमजद खान हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम बन चुके थे। डायरेक्टर शक्ति समांता अपनी अगली फिल्म अमिताभ स्टारर द ग्रेट गैम्बलर शुरू करने जा रहे थे। अमजद खान भी इसका हिस्सा थे। शूटिंग शुरू हुई। एक दिन अमजद अपने परिवार के साथ शूटिंग के लिए रवाना हुए। गाड़ी बंबई गोवा हाईवे क्रॉस करने वाली थी कि तभी एक हादसा हुआ। अमजद की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना को देखकर आसपास खड़े लोग वहां जमा होने लगे। हड़बड़ में उन्हें अस्पताल रवाना किया गया। अमिताभ को जब इसकी खबर मिली तो वो शूटिंग छोड़ तुरंत अस्पताल भागे। अमजद की हालत नाजुक थी, कई हड्डियां टूट गई। डॉक्टर ने उनके चलने पर साफ मनाही कर दी थी। थक हार कर डायरेक्टर शक्ति को अमजद की जगह उत्पल दत्त को फिल्म में साइन करना पड़ा। अमजद के लिए ये एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा सदमा था, जिसने उनके करियर पर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़ा कर दिया था। गजेंद्र सिंह भाटी। द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के लिए वो मुंबई से गोवा जा रहे थे फैमिली के साथ गाड़ी में, और उनका एक्सीडेंट हो गया। वाइफ को भी बहुत चोटें आई, उनको भी बहुत चोटें आई। उनकी 11 से ज़्यादा पसलियाँ टूट गई, हड्डियाँ टूट गई, कोमा में चले गए और फिर 3 महीने तक बिस्तर में रहना पड़ा। फिर धीरे धीरे रिकवर किया। डॉक्टर ने उनको बोला कि अब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते 2-3 साल के लिए, जबकि पहले वो बहुत एक्सरसाइज करते थे, फिट रहते थे। कुश्ती का, कसरत का बड़ा शौक था उनको। वो बताते हैं कि मैं 5-5 घंटे एक्सरसाइज किया करता था डेली। तो डॉक्टर ने मना किया, तो 3 साल एक्सरसाइज वैसे नहीं कर पाए। फिर वापस सही हुए, कामकाज करने लगे। फिर एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें टांग टूट गई, फिर बिस्तर पे रहना पड़ा। और 84 में फिर उनको एक बड़ा मेजर अटैक आया था ब्रेल्स पॉलिसी का, जिससे उनके चेहरे के एक तरफ का हिस्सा था उस पर लकवा हो गया। और उस चीज़ को सही करने के लिए उनको 2-3 महीने स्टेरॉइड्स देने पड़े डॉक्टर्स को। स्टेरॉइड्स देने की वजह से और रेस्ट की वजह से और एक्सरसाइज न करने की वजह से उनका वजन लगातार बढ़ता चला गया और सिलसिलेवार ढंग से जो एक्सीडेंट्स हुए और हुए, इसने उनको कभी भी उभरने नहीं दिया। तो फिर वो जो मोटापा है वो परमानेंट उनके शरीर का हिस्सा बन के रह गया।
सेहत से लगातार जूझ रहे अमजद पर्दे पर वापस आ गए। बढ़ रहा मोटापा अमजद के लिए काल बनता जा रहा था। लोगों को लगने लगा कि इस शरीर के साथ उन्हें लोग पसंद नहीं करने वाले थे, लेकिन ये बातें केवल कयासबाजी बनकर रह गई। लोगों ने पर्दे पर अमजद खान की कमबैक को दोनों हाथों से स्वीकारा और बैक टू बैक उन्हें हिट्स मिलते रहे। लेकिन तभी एक सुबह घटना घटी। ये 27 जुलाई 1992 का दिन था। अमजद काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए। 18 साल के बेटे शादाब ने पिता की थकावट को देखते हुए उन्हें उठाया नहीं, लेकिन जब वक्त ज्यादा बीत गया तो वो कमरे में गए और अमजद को उठाने की कोशिश करने लगे। अमजद बेहोश पड़े थे। पास में रखे ड्रॉर में देखा तो उनकी दवाइयां भी नहीं थी। वो दौड़ते हुए डॉक्टर के पास भागे। उन्हें जल्दी घर पहुंचने को कहा और दवा लेने के लिए रवाना हो गए। दवा लेकर जब वो घर पहुंचे तो देखा मातम पसरा हुआ था। हर कोई रोए जा रहा था। अमजद खान की मृत्यु हो गई थी। एक सितारा 52 साल की उम्र में खामोश हो गया था। आप हिंदी सिनेमा की डायरी खंगालेंगे तो अमजद खान की छवि उस कलाकार के रूप में दिखेगी जिसने अपने करियर में कई प्रयोग किए। कॉमेडी कैरेक्टर में भी उनकी अदाकारी उतनी ही सहज दिखती जितना विलन के किरदार में। 130 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अमजद हमेशा अपनी बेबाकी के लिए भी जाने गए। वो कहते रहते कि फिल्मों से लोग राजनीति में अपने फायदे के लिए जाते हैं, लेकिन वो इस तरह के फायदे के हमेशा खिलाफ रहे। आज अमजद बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए किरदार और डायलॉग्स अमर हैं और अमर रहेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेची ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया।